नमस्कार, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की यूनिट नंबर 4 जो कि सेमेस्टर नंबर 4 का एक पार्ट है। तो बेसिकली अगर यूनिट नंबर 4 देखें तो ये लास्ट यूनिट होने वाली है। यूनिट नंबर 1, 2 एंड 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यूनिट नंबर 4 का जो फर्स्ट टॉपिक दैट इज मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। तो बेसिकली जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन है उसके बारे में बात हो रही है। नेक्स्ट टॉपिक आता है जुडिशियल रिव्यू ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन एंड ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो बेसिकली इसमें ग्राउंड्स क्या क्या है? अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन, फेलियर टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन, illegality, irrationality, procedure impropriety, then doctrine of legitimate expectation, law of estoppel, then आता है फिफ्थ टॉपिक दैट इज एवोल्यूशन ऑफ कंसेप्ट ऑफ ombudsman, then सिक्स टॉपिक आता है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट एंड एंटी करप्शन बॉडीज एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे टॉपिक्स होने वाले हैं आज के डिस्कशन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, दैट इज द मीनिंग एंड कंसेप्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन का मतलब सिर्फ इतना है कि भाई जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज हैं, वो जब भी कोई ऐसी डिस्प्यूट आए, जब भी कोई ऐसी सिचुएशन आए जिसमें उन्हें एडजुडिकेट करना पड़े, तो उस केस में जो डिस्क्रिशन अप्लाई करती हैं कि कौन सही कौन गलत, या फिर बोलूं तो जो फॉर्मल एडजुडिकेशन ऑफ द मैटर होता है उसको बोला जाता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन। जहां पर फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के पास होती है टू मेक डिसीजंस विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द लॉ। तो जिस बाउंड्री में उनको रखा गया, उन अथॉरिटीज को, जो लॉ ने एक बाउंड्रीज क्रिएट करी है, उस बाउंड्रीज के अंदर अपनी हद में रह के वो अपनी सूझबूझ को, अपनी चीजों को इंटरप्रेट कर सकते हैं, अपनी चीजों को अप्लाई कर सकते हैं विद देयर इंटेलेक्ट। ठीक है, देन उसके बाद आता है दिस डिस्क्रिशन अलाउज देम टू चूज वेरियस पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस ऑफ अ पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो केस टू केस डिपेंड करता है, पर डिफरेंट डिफरेंट जो पॉसिबिलिटीज टू टेक एक्शन है ऑन द डिफरेंट मैटर, वो चीज अलाउ करता है ये डिस्क्रिशन कि भाई अगर कोई सिचुएशन ऐसी है तो उस केस में आप क्या एक्शन लोगे, क्या डिसीजन आपका होगा। ठीक है, देन उसका डेफिनेशन अगर देखें तो इट इज द लीगल पावर ग्रांटेड टू एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स और बॉडीज टू मेक डिसीजंस गाइडेड बाय देयर जजमेंट। तो बेसिकली जो जजमेंट है, मतलब जो इंसान के एक दिमाग की शक्ति है टू डिसाइड ऑन द मैटर, उस बेसिस पे वो डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, स्पेशली व्हेन द रूल्स आर साइलेंट, एम्बिगुअस और रिक्वायर फ्लेक्सिबिलिटी। तो कभी कभार ऐसा होता है कि किसी सिचुएशन के लिए रूल्स जो है स्पेसिफिकली डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते, रूल्स होते हैं साइलेंट, या फिर अगर मान लो वो एम्बिगुअस है, मतलब जहां पर कंफ्यूजन है, जहां पर उनकी कोई पर्टिकुलर क्लैरिटी नहीं है कि वो किस पक्ष में है, और या फिर जहां पर फ्लेक्सिबिलिटी की रिक्वायरमेंट है कि भाई इतना रिजिड नहीं इंटरप्रिटेशन कर सकते, वहां पे फ्लेक्सिबल इंटरप्रिटेशन करके, बेसिकली बोलूं तो जहां पर रूल्स इनफ नहीं है या फिर रूल्स का जो इंटरप्रिटेशन है वो इनफ नहीं है, तो उस केसेस में जो एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडीज हैं वो अपना डिस्क्रिप्शन अप्लाई करके डिसीजन ले सकते हैं। ठीक है, देन आगे चलते हैं। अब अगर नेचर देखें कि क्या होता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन, तो सबसे पहले आता है इनहेरेंट टू गवर्नेंस। तो बेसिकली इट इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी। तो बेसिकली जो गवर्नमेंट है उसको कई बार एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन अप्लाई करना पड़ता है ताकि वो अपनी मशीनरी को एफिशिएंटली फंक्शन करा सके। मतलब जो गवर्नमेंट बॉडीज की रनिंग है, या फिर गवर्नमेंट की जो रनिंग है, या फिर सोसाइटी का जो पीस मेंटेनेंस है, वो बरकरार रह सके। ठीक है, देन फ्लेक्सिबल इन नेचर है बिकॉज डायनेमिक है, और कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में क्या होगा कि उस केस में पब्लिक ऑर्डर को, पीस को प्रोटेक्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन अप्लाई कर सकते हो। देन सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि भाई आपने डिस्क्रिप्शन तो अप्लाई करा, मान लो कि वो गलत था या एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल था या अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन था, तो उस केस में क्या होगा कि वो जो डिस्क्रिप्शन आपने अप्लाई किया, उस बेसिस पे जो भी डिसीजन लिया वो सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू है। इसका मतलब क्या है, जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है रिस्पेक्टिव, कि अगर मान लो किसी स्टेट बॉडी ने डिसीजन लिया है तो हाई कोर्ट, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने लिया है तो सुप्रीम कोर्ट, तो उस केस में जो जुडिशियल रिव्यू का प्रोसेस है वो हो सकता है। और अगर जुडिशियल रिव्यू में ये हेल्ड हो जाए कि ये जो डिसीजन है, जो डिस्क्रिप्शन है वो गलत है, वो जो हमने ग्राउंड्स डिस्कस करे थे उसके बेसिस पे वॉइड एब इनिशियो है, तो उस केस में उसे नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। ठीक है, देन उसके बाद आगे चलते हैं। तो एग्जांपल देखा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डिसाइडिंग टू इंपोज सेक्शन 144। वो जो 144 सीआरपीसी था वो बेसिकली बात करता था कर्फ्यू की। ठीक है, जहां पर लोग गैदर नहीं हो सकते इन अ राइट प्रोन एरिया एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो अभी राइट हुए नहीं है, पर राइट प्रोन एरिया है कि जहां पर राइट हो सकते हैं, तो उस केस में सेक्शन 144 को इंपोज कर दिया जाता था पहले। ठीक है, देन आगे चलते हैं। अब आता है टाइप्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन। तो क्या टाइप्स हैं देख लेते हैं। सबसे पहला आता है पॉलिसी डिस्क्रिप्शन, मतलब जब इंप्लीमेंट करनी हो पब्लिक पॉलिसीज को या फिर फ्रेम करना हो, तो उस केस में आप डिस्क्रिप्शन अप्लाई करोगे कि भाई क्या चाहिए लोगों को उनके बेटर वर्किंग के लिए और पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो जैसे एलोकेशन ऑफ सब्सिडीज, रिलीफ मेजर्स ड्यूरिंग डिजास्टर्स एटसेट्रा। ठीक है, देन उसके बाद आता है क्या, डिस्क्रिप्शन इन रूल इंप्लीमेंटेशन। अब ये बन गए रूल, अब इसके बाद इसको इंप्लीमेंट करना है, तो सारे रूल्स को मान लो इंटरप्रेट करने की नौबत आएगी, तो उस केस में आप थोड़ी सी लीनियंसी रखोगे। ठीक है, जैसे डिसाइडिंग वेदर टू ग्रांट और रिफ्यूज द ट्रेड लाइसेंस। ठीक है, जैसे ट्रेड लाइसेंस देना एक रूल है
पर उस रूल को एक्सरसाइज करने वाला जो ऑफिसर होता है वो ऑफिसर हमेशा ये डिस्क्रिप्शन अप्लाई करेगा कि भाई इस केस में जो भी एप्लीकेशन आई है उस एप्लीकेशन को जेन्युइन है या फिर फ्रॉड है, तो उस केस के अकॉर्डिंग उसको ग्रांट या फिर रिजेक्ट कर सकता है ट्रेड लाइसेंस को। देन उसके बाद आगे चलें तो डिस्क्रिप्शन एंड इन्फोर्समेंट, तो बेसिकली जो रूल्स का इन्फोर्समेंट है वेदर टू एक्ट और नॉट इन अ गिवन सिचुएशन, जैसे वेदर और नॉट टू प्रोसिक्यूट अ वायलेटर, तो जो बेसिकली उस सिचुएशन में उसको प्रोसिक्यूट करना है या फिर नहीं करना है ये डिपेंड करेगा अपॉन द इंटेंशन ऑफ द वायलेटर, कि वो अगर उसने इंटेंशनली कोई वायलेशन किया है किसी रूल का तो उस केस में प्रोसिक्यूट किया जाएगा, अदरवाइज उसको वहां पे भी लीनियंसी बढ़ती जा सकती है। ठीक है, देन आगे चलते हैं डिस्क्रिशन इन ग्रांटिंग बेनिफिट्स, जैसे मान लो कोई स्कॉलरशिप है या पेंशन वगैरह है तो किसको देना है किसको नहीं देना डिपेंडिंग ऑन द सर्कमस्टांसेस, एक परफॉर्मा सेट किया जा सकता है, एक मिनिमम रिक्वायरमेंट सेट किया जा सकता है, उस परफॉर्मा को सेट करने में उस मिनिमम रिक्वायरमेंट को सेट करने में जो डिस्क्रिशन है वो उनके पास पावर है वो कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके बाद आओ नीड फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन, तो क्यों जरूरत पड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिशन को अप्लाई करने की। सबसे पहला चेंज इन सर्कमस्टांसेस, तो बेसिकली लॉ बनता है बहुत पुराना पर उसको इम्प्लीमेंट तो हमेशा किया जाता है, तो उस केस में सर्कमस्टांस जो है वो बदलता है, पॉसिबल सिचुएशन केस टू केस डिपेंड करती है, तो इसलिए डिस्क्रिशन जरूरी है। ठीक है, देन उसके बाद कॉम्प्लेक्स गवर्नेंस, ठीक है, तो इकोनॉमिक प्लानिंग, वेलफेयर स्कीम्स, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सेट्रा नीड फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि ये टाइम टू टाइम डिपेंड करेगा। देन आगे आता है स्पीड एंड एफिशिएंसी, तो डिस्क्रिप्शन इनेबल्स फास्टर केस स्पेसिफिक डिसीजंस। ठीक है, तो अगर डिस्क्रिप्शन की पावर होगी तो पर्टिकुलर केस की क्या रिक्वायरमेंट है उस केस के रिक्वायरमेंट के हिसाब से डिसीजन हो सकता है और फास्ट और एफिशिएंट वे में डिसाइड किया जा सकता है। देन उसके बाद केस लॉज है स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस खानचंद, दैट इज डिस्क्रिशनरी पावर टू ग्रांट लिकर लाइसेंस, तो बेसिकली इसमें क्या था जो लिकर लाइसेंस को डिस्ट्रीब्यूट करने का या पावर देने का जो पावर थी वो डिस्क्रिशनरी थी, ये फैक्ट्स थे। देन आगे चलते हैं, तो इसमें हेल्ड क्या हुआ, सच पावर्स मस्ट बी एक्सरसाइज रीजनेबली नॉट आर्बिट्रेरी। ठीक है, तो आर्बिट्रेरी वे से इसको एक्सरसाइज नहीं किया जा सकता, सिंस आर्बिट्रेरी वे से एक्सरसाइज करने का क्या मतलब हो जाएगा कि आपने मन मर्जी का काम कर दिया, पर वहां पर उसको किस तरीके से करना है, रीजनेबल तरीके से करना है, मतलब जो भी डिसीजन आप दे रहे हो किसको देना है किसको नहीं देना, जब भी डिस्क्रिप्शन को आप फॉलो कर रहे हो तो वो डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे रीजन आपको राइटिंग में देना जरूरी है। ठीक है, देन आओ नेक्स्ट केस लॉ है दैट इज राम जवाया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, तो इसका फैक्ट्स क्या थे, गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव पावर टू रन टेक्स्ट बुक्स। ठीक है, तो जो टेक्स्ट बुक्स होती है उसको एग्जीक्यूटिव पावर में रखा गया गवर्नमेंट की। ठीक है, देन हेल्ड क्या हुआ, एग्जीक्यूटिव कैन एक्ट विद द डिस्क्रिप्शन एज लॉन्ग एज इट डज नॉट कॉन्ट्रवीन लॉ। ठीक है, तो जब तक जो टेक्स्ट बुक का लॉ है वो कॉन्ट्रवीन नहीं होता तब तक डिस्क्रिप्शन बेसिस पे काम किया जा सकता है बाय द एग्जीक्यूटिव। देन उसके बाद ये केस लॉ है, देख लेना आप लोग। देन आगे चलते हैं, देन ये मेनका गांधी का लॉ केस लॉ है, बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। देन उसके बाद आगे चलते हैं, तो ये भी बेसिकली जो मेनका गांधी वाला केस लॉ था इंपाउंडिंग ऑफ पासपोर्ट, वो भी एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन के बेसिस पे ही हुआ था। ठीक है, देन उसके बाद आओ तो ये केस लॉ आ जाता है, इसको भी बेसिकली आप इस पॉइंट ऑफ व्यू पे कम से कम 2-3 केस लॉस तो आपको याद होने चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद आओ मिसयूज और अब्यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन, तो ऑब्वियसली जब पावर्स दी जाएगी तो पावर्स का मिसयूज भी हो सकता है और अब्यूज भी हो सकता है। ठीक है, तो पावर का मिसयूज और अब्यूज रोकने के लिए ही जुडिशियल रिव्यू का प्रोस्पेक्ट है। तो अब देखें कैसे हो सकता है, जब एक्सरसाइज आर्बिट्रेरी, जब आपने मन मुताबिक अपनी मर्जी के हिसाब से फैसला लेना चालू कर दिए, विदाउट रीजनेबल बेसिस, जब मर्जी के हिसाब से और बिना रीजनेबिलिटी के आपने फैसले लेने चालू कर दिए। ठीक है, देन जो आपने डिस्क्रिप्शन अपनाया वो डिस्क्रिमिनेटरी था या फिर मैलिफाइड इंटेंशन इन्वॉल्व था उस डिस्क्रिप्शन में, मतलब आपको कुछ पर्सनल प्रॉफिट हो रहा था। देन अब आ जाओ, ये तो हो गई प्रॉब्लम्स। अब जुडिशियल कैसे कंट्रोल करता है, सबसे पहला डिस्क्रिप्शन इज यूज्ड मैलिशियसली, मतलब जब डिस्क्रिप्शन यूज हुआ मैलिस तरीके से तब उस केस में जुडिशरी का इंटरफेरेंस चालू हो जाएगा, मतलब कोर्ट का इंटरफेरेंस चालू हो जाएगा। देन इम्प्रॉपर पर्पस और नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ठीक है, तो पर्पस जो था डिस्क्रिप्शन लगाने का वो इम्प्रॉपर था, मतलब नॉट लेजिटिमेट था, प्लस एप्लीकेशन ऑफ माइंड नहीं हुआ, भाई वहां पे कुछ अलग ही झोल झपाटा हो गया। ठीक है, देन उसके बाद आओ वायलेंस ऑफ फंडामेंटल राइट, तो अगर फंडामेंटल राइट्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइडेड है उनका वायलेशन हो जाए या फिर उनको वायलेट कर दिया जाए तो उस केस में जो जुडिशरी है यानी कि कोर्ट्स जो हैं वो इंटरफेयर कर सकते हैं। ठीक है, देन उसके अलावा सोरेन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, इसको देख लेते हैं। कोर्ट हेल्ड दैट गवर्नर्स डिस्क्रिशनरी पावर ऑफ remission of sentence is not absolute and is subject to judicial review if exercise arbitrary। ठीक है, तो अगर आर्बिट्रेरी वे से एक्सरसाइज करी है गवर्नर अपनी रेमिशन की पावर, जो गवर्नर के पास पावर है कि वो जो पर्सन की पनिशमेंट उसको कम कर सकता है, रेमिट कर सकता है, तो उस केस में अगर उसने वो आर्बिट्रेरी वे से परफॉर्म करी है विदाउट एनी रीजन, तो उस केस में वो जो डिसीजन है गवर्नर का उसको जुडिशियल रिव्यू के अंदर चैलेंज किया जा सकता है, एज वेल एज वो जो पावर है गवर्नर की अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन वो पावर एब्सोल्यूट नहीं है। ठीक है, देन उसके बाद आओ डॉक्ट्रिन्स रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन, तो क्या क्या डॉक्ट्रिन्स है, सबसे पहला डॉक्ट्रिन ऑफ मैलिफाइड, दैट इज इफ द डिस्क्रिप्शन इज यूज्ड विद बैड फेथ द एक्शन इज इनवैलिड। तो बेसिकली कहने का मतलब यह है कि जब आपकी मंशा गंदी हुई
तो गंदी मंशा के साथ अगर आपने कोई फैसला लिया, आपने कोई डिस्क्रिप्शन या फिर अपनी पोस्ट का मिसयूज किया, तो उस केस में जो भी एक्शन आपने उस मेल ऑफ आईडी के अंदर लिया था वो एक्शन हो जाएगा क्या, इनवैलिड। ठीक है, देन उसके बाद आगे आओ तो डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी मतलब क्या है कि दिस मींस एडॉप्टेड मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू द ऑब्जेक्टिव। तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्टिव है, मतलब जितनी रिक्वायरमेंट है, जैसे हमने आईपीसी में पढ़ा था ये चीज कि जब आप प्राइवेट डिफेंस करने जाते हो तो आप उस प्रोपोर्शन में ही फोर्स को लगा सकते हो जिस प्रोपोर्शन में आपके ऊपर फोर्स आ रहा होता है। ठीक है, तो जैसे कोई ईंट लेके आ रहा है तो आप उसको ईंट से या डंडे से वार कर सकते हो। इसका मतलब ये नहीं कि कोई ईंट लेके आ रहा है तो आपने बंदूक निकाल के गोली चला दी। ठीक है, तो ये चीज नहीं, प्रोपोर्शनल वे में अगर आप यूज करते हो तो वो चीज अलाउड होती है प्राइवेट डिफेंस में। सिमिलरली यहां पर क्या है, जो ऑब्जेक्टिव ऑफ द केस है, जो मैटर में रिक्वायरमेंट है, उस प्रोपोर्शन में ही आप जो है डिस्क्रिप्शन लगा सकते हो, उस प्रोपोर्शन के डिस्क्रिप्शन को एक्सीड नहीं कर सकते। ठीक है, देन उसके बाद आओ तो डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या है, मुझे एक ऐसी उम्मीद है जो कि लेजिटिमेट है, जो कि स्वाभाविक है, और वो स्वाभाविक उम्मीद मेरी पूरी नहीं होती। ठीक है, जैसे इफ एन अथॉरिटी लीड्स समवन टू एक्सपेक्ट ट्रीटमेंट इट मस्ट नॉट एक्ट आर्बिट्रेरी। ठीक है, केस ये है, इस केस में हेल्ड हुआ था। तो बेसिकली कहने का मतलब क्या है कि जब अथॉरिटी ने सामने वाले को मजबूर किया कि कुछ एक्सपेक्टेशन लगा के वो आए, फॉर एग्जांपल अगर कोई डीएम के ऑफिस में आता है अंडर जन सुनवाई तो उसका जो है केस सुना जाएगा, पर अगर वो जन सुनवाई में आए और फिर जो है डीएम साहब उसका केस ना सुने तो ये क्या होगा, ये आर्बिट्रेरी वहां पे एक्शन हुआ, और ये क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का वायलेशन है। ठीक है, देन उसके बाद आओ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हैं। सबसे पहले आता है क्या, ग्रांटिंग लाइसेंस टू ओपन अ लिकर शॉप। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन जो है वो पब्लिक इंटरेस्ट में होना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद डिसीजन टू इंपोज कर्फ्यू अंडर सेक्शन 144 सीआरपीसी, तो डिस्क्रिप्शन जो है वो लॉ एंड ऑर्डर के सिचुएशन पे होगा। ठीक है, देन उसके बाद आओ अलॉटिंग इंडस्ट्रियल लैंड्स टू स्टार्टअप्स, तो पॉलिसी डिस्क्रिप्शन इन लैंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। ठीक है, तो यहां पर किसका होगा, पॉलिसी डिस्क्रिप्शन अप्लाई होगा ताकि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हो सके, ताकि जो इंडस्ट्रियल लैंड है वो एलोकेट हो सके लोगों को और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया जा सके उस एरिया में। कैंसिलिंग अ पासपोर्ट ड्यू टू नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न, तो सेंसिटिव डिस्क्रिप्शन है, रिक्वायर्स जुडिशियल रिव्यू इफ चैलेंज। ठीक है, तो अगर चैलेंज किया जाए तो जुडिशियल रिव्यू भी इसमें अप्लाई हो सकता है, बिकॉज इसमें फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन भी हो सकता है अगर आर्बिट्रेरी अप्लाई किया गया तो। ठीक है, देन उसके बाद कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक, तो बेसिकली यहां पर ये टॉपिक हमारा खत्म हो गया, फर्स्ट टॉपिक। अब हम बात करेंगे किसकी, जुडिशियल रिव्यू की। तो ये देख लेते हैं जुडिशियल रिव्यू का। तो जुडिशियल रिव्यू में अगर हम बोले तो हमने जब कॉन्स्टिट्यूशन की क्लासेस करी तो हमने जाना कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है वो कौन है, वो गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, उसके प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, उसका कोई वायलेशन तो नहीं कर रहा है, ये देखने की जिम्मेदारी सुप्रीम कोर्ट की है। ठीक है, तो अब जो जुडिशियल रिव्यू है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है फॉर इंश्योरिंग दैट एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी एक्ट विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द लॉ एंड डू नॉट अब्यूज देयर पावर। ठीक है, तो अगर जो पावर्स आपने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को दी और वो एक्सीड करने लग जाए और अपनी बाउंड्रीज को छोड़ दें, अपनी लिमिटेशंस को छोड़ दें, तो उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट है या फिर जो हाई कोर्ट है वो जुडिशियल रिव्यू करके उनको अपनी बाउंड्रीज याद दिला सकता है। ठीक है, तो अब देखिए व्हाट इज जुडिशियल रिव्यू, द पावर ऑफ कोर्ट टू एग्जामिन द लीगैलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हो रहे हैं बेस्ड ऑन सर्टेन लॉज, तो वो एक्शंस, जो लॉज नहीं, वो एक्शंस जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस हो रहे हैं बेस्ड ऑन दैट लॉ, वो एक्शंस जुडिशियल रिव्यू के अंदर आते हैं। और जुडिशियल रिव्यू में क्या देखा जाता है कि वो एक्शंस लीगल होने चाहिए, मतलब जिन रूल्स पे बेस्ड वो एक्शन होने उन रूल्स को फॉलो करना चाहिए, एज वेल एज द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद अनलाइक एन अपील इट डज नॉट एक्सेस द मेरिट्स ऑफ द डिसीजन बट रेदर द प्रोसेस एंड लीगैलिटी बिहाइंड इट। ठीक है, तो बेसिकली ये मेरिट्स ऑफ द डिसीजन की मेरिट्स क्या थे वो चीज नहीं है कि मेरिट्स सही थे गलत थे, बल्कि जो प्रोसेस और लीगैलिटी होनी चाहिए बिहाइंड द रीजन बिहाइंड द एक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी, उस पे फोकस करते हैं। ठीक है, देन पर्पस देखें, टू कंट्रोल आर्बिट्रेरी अनफेयर अल्ट्रा वायर्स एक्शंस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज एंड मेंटेन रूल ऑफ लॉ। जो लॉ जो है वो सुप्रीम रहेगा, ये चीज मेंटेन करने के लिए ये पावर्स दिए गए हैं कोर्ट को अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन। और इससे क्या होता है, आर्बिट्रेरी अनफेयर एंड अल्ट्रा वायर्स एक्शन, जो उनकी पावर्स के एक्सीडिंग पावर्स हैं, उसमें जाकर कोई एक्शंस ले तो उसको रोकने की पावर्स है कोर्ट के पास। ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारे ग्राउंड्स ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो सबसे पहला ग्राउंड क्या है, अब्यूज ऑफ डिस्क्रिप्शन, जहां पर डिस्क्रिप्शन जो एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्क्रिप्शन की पावर्स थी उसका अब्यूज हुआ है। जैसे एग्जांपल अगर देखें तो क्या आता है, एक्टिंग विद मैलिफाइड इंटेंशन, कंसीडरिंग इररिलेवेंट फैक्टर्स, जो फैक्टर्स रेलेवेंट भी नहीं है डिस्क्रिप्शन अप्लाई करने के लिए, उन फैक्टर्स को कंसीडर करके आपने अपने बेनिफिट के लिए कोई काम कर दिया। देन इग्नोरिंग रेलेवेंट फैक्टर्स, जो रेलेवेंट फैक्टर्स है उनको इग्नोर कर दिया। देन यूजिंग पावर ऑफ फॉर अनऑथराइज्ड पर्पस, तो अगर कोई पर्पस ऑथराइज्ड बाय द लॉ नहीं है टू दैट एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी और फिर भी उसने उस पर्पस को पूरा कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, वो जुडिशियल रिव्यू में चैलेंज हो जाएगा। ठीक है, वो बैड फेथ कहा जाएगा उसे। देन
केस लॉज अगर देखें तो ये देख लेना, श्रीमती विंध्यावासिनी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दिस इज द फर्स्ट केस लॉ, जिसमें क्या हुआ था, द कैंसिलेशन ऑफ लाइसेंस बेस्ड ऑन इररिलेवेंट ग्राउंड्स, जो ग्राउंड्स रेलेवेंट ही नहीं है, जो कंडीशंस जरूरी ही नहीं है लाइसेंस को मेंटेन करने के लिए, उस बेसिस पे कैंसिल कर दिया, वाज स्ट्रक डाउन बाय द कोर्ट एज अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन। तो जो अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन का प्रोसेस है उसके अंदर जो लाइसेंस का सस्पेंशन हुआ बेस्ड ऑन द इररिलेवेंट फैक्टर्स, उसकी वजह से कोर्ट ने जुडिशियल रिव्यू करके उसको, उस एक्शन को, द एक्शन फॉर द सस्पेंशन ऑफ द लाइसेंस, उसको जो है उसने नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, देन उसके बाद स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरदयाल सिंह, दैट इज लैंड एक्विजिशन फॉर प्राइवेट बेनिफिट अंडर द गाइज ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, दैट इज अब्यूज ऑफ डिस्क्रिशन। ठीक है, तो बेसिकली लैंड एक्विजिशन किस लिए किया, प्राइवेट बेनिफिट के लिए, पर उस प्राइवेट बेनिफिट को शो कैसे करा कि ये जो है पब्लिक इंटरेस्ट के लिए हो रहा है, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा, तो इसलिए जो लैंड ट्रांसफर था या लैंड एक्विजिशन था उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर दिया। देन उसके बाद आओ फेलियर टू एक्सरसाइज डिस्क्रिशन, ये सेकंड पॉइंट है हमारा, सेकंड रीजन है ऑफ जुडिशियल रिव्यू कि जहां पर डिस्क्रिशन को अप्लाई करना चाहिए था पर नहीं करा। ठीक है, तो उस केस में क्या है, क्यों नहीं करा, मैकेनिकल एप्लीकेशन ऑफ द पॉलिसी, जैसे जो पॉलिसी कहती है उसको एज इट इज करो विदाउट अप्लाइंग द माइंड। ठीक है, देन डेलीगेशन विदाउट अथॉरिटी, तो जब अथॉरिटी ने डेलीगेट ही नहीं करने की पावर दी तब भी आपने डेलीगेट कर दिया, तो उस केस में। देन एक्टिंग अंडर डिक्टेशन, तो अगर किसी और के कहने पे आपने काम करा है। ठीक है, तो एग्जांपल्स अगर देखें तो क्या आता है, एक्टिंग स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी विदाउट कंसीडरिंग यूनिक फैक्ट्स ऑफ द केस। ठीक है, तो जो पॉलिसी कहती है, मतलब एक तरीके से कहूं तो लिटरल इंटरप्रिटेशन। अभी आप एक सब्जेक्ट आएगा जिसका नाम है इंटरप्रिटेशन ऑफ द स्टैट्यूट्स, तो उसमें कई सारे मेथड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन आप पढ़ोगे। ठीक है, तो वो जो मेथड्स हैं उसके अकॉर्डिंग एक मेथड होता है लिटरल इंटरप्रिटेशन का। तो लिटरल इंटरप्रिटेशन मतलब क्या है कि जो लिटरेसी में लिखा हुआ है, मतलब जो चीज एज इट इज वर्ड्स में लिखी हुई है उसको एज इट इज इंटरप्रेट कर दो विदाउट अप्लाइंग द माइंड, विदाउट गोइंग टू द इंटेंट ऑफ द लेजिस्लेचर। ठीक है, तो सिमिलरली जब रूल्स फ्रेम करे गए तो रूल्स फ्रेमिंग के दौरान जो शब्दों को रूल्स फ्रेम करते हुए यूज किया गया, उन शब्दों के बेसिस पे आपने इंटरप्रेट कर दिया, बजाय कि उस पॉलिसी के इंटेंट पे जाके या पर्टिकुलर केस के फैक्ट्स को समझ के उस पॉलिसी को उसके हिसाब से इंटरप्रेट करने के बजाय आपने स्ट्रेट जैकेट फॉर्मूला के बेसिस पे उसको इंटरप्रेट कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, वो जुडिशियल रिव्यू के अंदर चला जाएगा। देन टेकिंग डायरेक्शंस फ्रॉम हायर अप्स विदाउट एप्लीकेशन ऑफ माइंड। ठीक है, तो विदाउट एप्लीकेशन ऑफ द माइंड आपने दूसरे की डायरेक्शंस को मान लिया या फिर डायरेक्शंस को एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद कमिश्नर ऑफ पुलिस वर्सेस गॉर्डन दास मांझी, दैट इज अ लाइसेंस वाज कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ मिनिस्टर्स डायरेक्शन, कोर्ट रूल्ड दैट द अथॉरिटी फेल्ड टू एक्सरसाइज इट्स ओन डिस्क्रिशन। ठीक है, तो लाइसेंस क्यों कैंसिल हुआ, क्योंकि मिनिस्टर साहब ने बोल दिया था, मंत्री जी ने बोल दिया था, इसलिए कैंसिल हुआ। तो कोर्ट ने क्या बोला कि भाई जिस अथॉरिटी के पास लाइसेंस ग्रांट और कैंसिल करने की पावर थी उसने अपना डिस्क्रिशन अप्लाई नहीं करा, इसलिए जो उसने कैंसिलेशन का स्टेप उठाया वो गलत था। बेशक अगर वो अप्लाई करती तो सच में कैंसिल हो जाता, पर क्योंकि उसने अप्लाई ही नहीं किया तो इसलिए वो चीज गलत थी। देन उसके अलावा थर्ड पॉइंट, दैट इज इलीगैलिटी, इररेशनैलिटी एंड प्रोसीजरल इम्प्रॉपर्टी, दैट इज वेल्सबेरी प्रिंसिपल। तो इसमें सबसे पहले देखें तो क्या आता है इलीगैलिटी। इलीगैलिटी का मतलब क्या है, बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द लीगल पावर्स, तो जो पावर्स उनको अथॉरिटी को दी गई थी उस पावर्स को एक्सीड कर दिया। ठीक है, तो वो इलीगैलिटी हो गई। ठीक है, दैट इज द अल्ट्रा वायर्स, कि अपनी पावर को भूल गए, अपनी बाउंड्रीज को भूल गए, अपनी मर्यादा को भूल गए। ठीक है, तो ये जरूरी है, ये याद रखना। देन केस लॉ अगर देखें तो क्या है, एनिस्मिनिक लिमिटेड वर्सेस फॉरेन कॉम्पनसेशन कमीशन, दैट इज अ लीगल एरर मेड बाय द ट्रिब्यूनल रेंडर्ड इट्स डिसीजन एयर नलिटी। ठीक है, तो लीगल एरर हो गई भाई, अपनी पावर आप समझ ही नहीं पाए, आपने लॉ को समझा ही नहीं और फिर भी आपने कोई फैसला दे दिया, तो क्या होगा, वो फैसला नल एंड वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा। ठीक है, एग्जांपल देखें, एन एजुकेशन बोर्ड डिनाइंग एडमिशन ऑन अ ग्राउंड नॉट स्पेसिफाइड इन लॉ, इट इज इलीगल एक्शन। तो जो लॉ में स्पेसिफाइड ही नहीं है एज अ ग्राउंड फॉर डिनाइल ऑफ द एडमिशन, उस बेसिस पे अगर एडमिशन डिनाई कर दिया जाए तो क्या होगा, वो नलीफाइड हो जाएगा, मतलब वो इलीगल डिसीजन माना जाएगा। ठीक है, देन फिर आता है क्या, पहला इलीगैलिटी, दूसरा इरेशनैलिटी। इरेशनैलिटी का मतलब क्या है कि आपने जो डिसीजन लिया उसके पीछे का रीजन जो था वो बेवकूफी वाला रीजन था। ठीक है, मतलब अनरीजनेबलनेस का रीजन था, मतलब जो आपका रीजन था वो अनरीजनेबल था, मतलब उसका कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं है। ठीक है, तो दैट इज अ डिसीजन इज सो अनरीजनेबल दैट नो रीजनेबल पर्सन वुड हैव मेड इट। तो कोई भी बुद्धि वाला व्यक्ति उस डिसीजन को, उस फैसले को ले ही नहीं सकता, इतना बेवकूफी वाला डिसीजन है। केस लॉ अगर देखें, एसोसिएटेड प्रोविंशियल पिक्चर हाउसेस लिमिटेड वर्सेस वेल्सबरी कॉर्पोरेशन, तो इसको देखते हैं क्या है, अ सिनेमा लाइसेंस वाज रिस्ट्रिक्टेड फॉर चिल्ड्रन अंडर 15 ऑन संडेज, चैलेंज्ड एज अनरीजनेबल, द कोर्ट लेट द टेस्ट फॉर इरेशनैलिटी। तो बेसिकली सिर्फ संडे वाले दिन 15 साल के बच्चे इस पिक्चर को नहीं देख सकते,
तो ये क्या है, ये बेवकूफी वाला डिसीजन है कि भाई संडे को ऐसा क्या हो जाता है, तो इसलिए कोर्ट ने इसको जो है इरेशनल बोला, ठीक है। देन उसके बाद आगे आओ तो एग्जांपल देखें, सस्पेंडिंग अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर बीइंग लेट वंस इज इरेशनल। तो एक बार अगर कोई व्यक्ति गवर्नमेंट एम्प्लॉय है वो गलती से लेट हो गया तो उस केस में उसको सस्पेंड कर देना, तो ये क्या है, इरेशनल है, मतलब विदाउट एनी रीजन, कोई लॉजिक नहीं है इसमें, ठीक है। देन फिर आता है जब प्रोसीजर को फॉलो करने में आप फेल हो जाओ, जब कोई प्रोसीजर रूल्स थे जिन प्रोसीजर के हिसाब से, जैसे फॉर एग्जांपल जब अरेस्ट किया जाता है तो अरेस्ट के ड्यूरेशन में एक अरेस्ट मेमो बनाया जाता है, तो ये प्रोसीजरल एस्पेक्ट है। तो जब प्रोसीजर में फेल हो जाओ या प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को फॉलो ना करो, जैसे नॉट गिविंग नोटिस, नो अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एज वेल एज बायस्ड डिसीजन मेकिंग, तो उस केस में क्या है, वो प्रोसीजरल इंप्रॉपर्टी में आता है, ठीक है। तो बेसिकली केस लॉ देखेंगे तो क्या है, रिच वर्सेस बेल्डविन, दैट इज पुलिस ऑफिसर डिसमिस्ड विदाउट हियरिंग, दैट इज वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस। तो पुलिस ऑफिसर को डिसमिस तो कर सकते हैं पर उसका पक्ष भी सुनना जरूरी है, तो अगर बिना पक्ष सुने उसको डिसमिस कर दिया तो उस केस में ये वायलेशन ऑफ नेचुरल जस्टिस होगा, और नेचुरल जस्टिस हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब आता है ए करीपाक वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हम डिस्कस कर चुके हैं। इंट्रोड्यूस द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस इवन इन एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन, तो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन हो तब भी फेयर होना जरूरी है, अनबायस्ड होना जरूरी है, ठीक है। देन उसके बाद आओ डॉक्ट्रिन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, अ पर्सन मे हैव रीजनेबल एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग ट्रीटेड इन अ सर्टेन वे बेस्ड ऑन पास्ट प्रैक्टिस। तो जो पास्ट प्रैक्टिस ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है, उस प्रैक्टिस के आधार पर एक पर्सन ने, एक व्यक्ति ने क्या करा, एक एक्सपेक्टेशन लगाई, एक जेन्युइन एक्सपेक्टेशन, कि जिस तरीके से पास्ट प्रैक्टिस हुई है उस प्रैक्टिस के बेसिस पर ही उसको इस बार भी ट्रीटमेंट मिलेगा इन द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस, या फिर कोई प्रॉमिस के बेसिस पे, या फिर कोई कंसिस्टेंट कंडक्ट के बेसिस पे बाय द पब्लिक अथॉरिटी, तो वैसा ही ट्रीटमेंट उसको इस बार भी मिलना चाहिए, और अगर ऐसा नहीं मिलता तो दैट इज अ वायलेशन ऑफ लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है। जैसे केस लॉ अगर देखें तो नवज्योति कॉर्पोरेशन ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अलॉटमेंट ऑफ लैंड वाज ऑल्टर्ड विदाउट नोटिस, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दिस वायलेटेड द पिटिशंस लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है। तो जो लैंड अलॉटमेंट था उसका प्रोसेस को ऑल्टर कर दिया गया विदाउट द नोटिस, प्रायर नोटिस कुछ भी नहीं दिया गया और प्रोसेस को ऑल्टर कर दिया गया। तो उस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि पिटिशनर का एक लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन था कि कोई भी ऐसा काम होगा तो उसमें आप नोटिस दोगे, ठीक है। तो नोटिस के बाद उस तरीके से एक्टिविटी करके जो पिटिशनर था वो भी लैंड एलोकेट करा सकता था, ठीक है। तो ऐसा नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से क्या है, लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का वायलेशन है। इसका दूसरा एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या हो सकता है कि जैसे मान लो कि आपके खिलाफ कोई केस फाइल करे इन द कोर्ट, ठीक है। तो अगर मान लो सिविल कोर्ट में केस गया है सीपीसी के अंदर, ठीक है, तो जब पिटीशन फाइल होती है, पिटीशन फाइल होने के बाद क्या आता है, समन्स आते हैं। समन्स आने के बाद क्या होता है, WS फाइल करनी होती है आफ्टर रिसीविंग द समन्स। तो वो केसेस में क्या होता है कि जब समन्स ही नहीं आए, फॉर एग्जांपल प्लेंट फाइल करी गई, प्लेंट फाइल करने के बाद समन्स डिलीवर ही नहीं हुए कि आप अपना जवाब फाइल करते, आपके पास समन्स आए ही नहीं। एक होता है प्रोसेस कि जब समन्स आए थे आपने रिसीव करने से मना कर दिया, और एक प्रोसेस होता है कि जब समन्स आए ही नहीं, और उस केस में अगर डिसीजन हो जाए तो वो क्या होगा, पिटिशनर के लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का वायलेशन होगा, सिंस इट इज द प्रोसीजरल एस्पेक्ट एज वेल, ठीक है। तो ये प्रोसीजर वाले में भी जा सकता है एज वेल एज लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन वाले में भी जा सकता है, ठीक है। देन उसके बाद यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस हिंदुस्तान डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, तो ये क्या है, गवर्नमेंट्स इनकंसिस्टेंट पॉलिसी इन अवॉर्डिंग टेंडर्स वाज फाउंड टू बी डिफीट द लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन। तो जो टेंडर्स होते हैं, टेंडर्स जब पास होते हैं तो उस केस में एक पब्लिक नोटिस दिया जाता है, उसके बाद कुछ एक सेट ऑफ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, तब जाकर के टेंडर पास होता है, ठीक है। तो अगर कोई इनकंसिस्टेंट पॉलिसी है जिसके बेसिस पे किसी को टेंडर मिल गया है, तो उस केस में क्या है, वो बाकी लोगों के साथ क्या है, वो लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन का वायलेशन है। डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल, तो बेसिकली जो डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल है ये कहीं ना कहीं आपको यहां पे भी समझ लो, और ये आगे आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट एज वेल एज एविडेंस में काम आती है, ठीक है। तो एस्टॉपल का मतलब क्या है कि आप अपने शब्दों से बंध गए। फॉर एग्जाम्पल ए ने बोला कि यहां पर फॉर एग्जाम्पल रोड का कंस्ट्रक्शन होगा, रोड कंस्ट्रक्शन, ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन होगा, और इसके लिए इसने बोला कि यहाँ पे जो जो हाउसेज हैं उन सब से उसने क्या करा, उस कंस्ट्रक्शन के लिए जो खर्चा आना है वो खर्चे को इसने कलेक्ट करा, ठीक है। मान लो 5 रुपीज पर हाउस इसने कलेक्ट करा, ताकि ये जो रोड है इसको मेंटेन कराया जा सके, इसको दोबारा बनाया जा सके, ठीक है। अब इस 5 रुपीज के लिए इसने क्या करा, लोन के लिए अप्लाई कर दिया, ठीक है, लोन के लिए अप्लाई कर दिया। लोन लेने के बाद इसने इसको 5 रुपीज दे दिए, ठीक है। अब उस केस में क्या है, अब ए जो है वो बाउंड हो गया कि सबसे उसने पैसे ले लिए, अब ए जो है बाउंड हो गया कि उसको रोड को कंस्ट्रक्ट करना पड़ेगा। इसको मतलब है कि ही इज स्टॉप्ड बाय हिज वर्ड्स, मतलब उसने जो प्रॉमिस किया वो प्रॉमिस को उसे अब निभाना पड़ेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसे थोड़ा सा उल्टा लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, बी एक पर्सन है, ठीक है, और सी एक पर्सन है। तो इसके पास एक हॉर्स है, ये बी से बोलता है अगर तुम मेरे इस हॉर्स को बेच दोगे तो मैं तुम्हें 5 रुपीज कमीशन दूंगा, ठीक है।
तो अब बी क्या करता है, सी को इस हॉर्स को बेच देता है, ठीक है। तो अब बी ने क्या करा, उसकी बेस्ड ऑन हिज प्रॉमिस उसने एक स्टेप आगे उठा लिया, ठीक है। तो अब एक स्टेप आगे उठाने की वजह से क्या है, उसको अपना प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल है कि व्हेन द पर्सन इज एस्टॉप्ड बाय हिज प्रॉमिस, और एस्टॉप्ड का मतलब क्या है कि जब उसने प्रॉमिस किया और सामने वाले व्यक्ति ने एक स्टेप उससे प्रॉमिस को निभाने के लिए या उस प्रॉमिस के चक्कर में एक स्टेप आगे ले लिया, तो उस केस में ही द पर्सन जिसने वो प्रॉमिस किया था वो स्टॉप हो जाएगा कि अपना प्रॉमिस उसको पूरा करना पड़ेगा। एक और एग्जांपल मैं डिस्कस करता हूं कि फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति कोर्ट में गया और एक व्यक्ति कोर्ट में जाने के बाद और एक स्टेटमेंट दे दे कि भाई फला फला व्यक्ति ने ऐसा ऐसा काम किया था, ठीक है। तो वहां पर क्या है, डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल है, वहां पर अगर वो व्यक्ति ने झूठ बोला, ठीक है, तो वहां पर वो अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकता, सिंस उसके स्टेटमेंट के बेसिस पे कोर्ट ने आगे प्रोसीडिंग बढ़ा दी, ठीक है। तो वो अपना स्टेटमेंट चेंज नहीं कर सकता। तो ये है डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल, ठीक है। तो मीनिंग अगर देखें, प्रिवेंट्स अ पब्लिक अथॉरिटी फ्रॉम गोइंग बैक ऑन इट्स प्रॉमिस if someone has relied upon it and acted to their detriment। तो बेसिकली यहां पे कहने क्या चाहते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टॉपल ऑन द पब्लिक अथॉरिटी, कि अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी ने कोई प्रॉमिस किया और उस प्रॉमिस के बेसिस पे किसी ने क्या करा, उस प्रॉमिस पे भरोसा किया, एज वेल एज उस प्रॉमिस पे कुछ एक्टिविटी भी आगे करी। सिर्फ भरोसा करना कंडीशन नहीं है, बल्कि भरोसे के साथ साथ एक एसेंशियल कंडीशन है, मैंडेटरी, कि उस भरोसे के साथ उसने कुछ काम भी आगे कर दिया उस प्रॉमिस के चक्कर में, ठीक है। तो क्या होगा, उस गवर्नमेंट को या फिर उस पब्लिक अथॉरिटी को वो प्रॉमिस पूरा करना होगा। फॉर एग्जांपल यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एंग्लो अफगान एजेंसीज, ठीक है। इसका मतलब क्या है, द गवर्नमेंट्स फेलियर टू ऑनर एक्सपोर्ट प्रमोशन प्रॉमिस वाज हेल्ड अगेंस्ट द डॉक्ट्रिन ऑफ प्रॉमिसरी एस्टॉपल, ठीक है। तो बेसिकली नाम भी इसका ये है, प्रॉमिसरी एस्टॉपल, मतलब जब आपको प्रॉमिस को स्टॉप करना पड़े, मतलब पूरा करना पड़े, ठीक है। मोतीलाल पदमपत शुगर मिल्स वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, तो इसका मतलब क्या है, दे देख लेते हैं। तो इस केस में क्या हुआ था, गवर्नमेंट प्रॉमिस्ड टैक्स एग्जेम्पशन व्हिच वाज लेटर विथड्रॉन हेल्ड स्टेट बाउंड बाय इट्स प्रॉमिस, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया सर्टेन टैक्स के एग्जेम्पशन के लिए और फिर उस प्रॉमिस से हो गए बैकआउट। पर इस केस में क्या हुआ कि जो ऐसे गवर्नमेंट ने जो प्रॉमिस किया है वो उसको फुलफिल करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, एवोल्यूशन ऑफ द कंसेप्ट ऑफ ओम्बड्समैन। तो ओम्बड्समैन मतलब क्या है, एक ऐसा पर्सन जो कि नॉन बायस्ड होना चाहिए, ठीक है, और वो पर्सन एक तरीके से म्यूचुअल सेटलमेंट करा दे बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। तो ओम्बड्समैन क्या होता है देख लेते हैं, अ नॉन पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंट अथॉरिटी। तो बेसिकली एक अथॉरिटी है, क्या करती है अथॉरिटी, दैट इन्वेस्टिगेट सिटीजंस कंप्लेंट। तो जो सिटीजंस की कंप्लेंट है उसको इन्वेस्टिगेट करती है, एज वेल एज किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव इंजस्टिस, करप्शन और मैला एडमिनिस्ट्रेशन। तो बेसिकली जो गलत टाइप का एडमिनिस्ट्रेशन है या करप्शन है या फिर जो कंप्लेंट्स अगेंस्ट द एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज, उसको ये इन्वेस्टिगेट करते हैं, ठीक है। तो इंटरनेशनल एग्जांपल्स अगर देखें तो स्वीडन में क्या है, फर्स्ट ओम्बड्समैन आया, देन यूके में पार्लियामेंट्री कमिश्नर फॉर एडमिनिस्ट्रेशन है, देन न्यूजीलैंड में एंड कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया में क्या है, अडॉप्टेड द कंसेप्ट। तो इन्होंने सबको इन सब कंसेप्ट को अडॉप्ट किया। देन इसका इंडिया का स्टेटस देखें तो सजेस्टेड बाय फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन 1966। तो यहां पर ये सजेस्ट हुआ था, अडॉप्ट नहीं। देन अडॉप्टेड थ्रू लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013। तो बेसिकली 2013 में ये जो है लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट में ओम्बड्समैन की स्कीम को अडॉप्ट कर लिया गया। देन अब आ जाओ लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट एंड एंटी करप्शन बॉडीज, ठीक है। तो बेसिकली इस एक्ट के थ्रू सबसे पहले तो आपको ये पता लग गया कि ओम्बड्समैन स्कीम को अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। तो इसमें लोकपाल मतलब सेंट्रल लेवल की जो कमीशन थी उसमें चेयरपर्सन था और 8 मेंबर्स थे। देन पावर टू इंक्वायर अगेंस्ट पीएम, पीएम के अगेंस्ट भी इंक्वायरी के पावर्स हैं बट विद सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। देन मिनिस्टर्स के अगेंस्ट इंक्वायरी करने के ऑर्डर्स हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के, एमपीज के अगेंस्ट एंड ग्रुप ए बी सी डी ऑफिसर्स के अगेंस्ट। तो बेसिकली जो गजेटेड ऑफिसर्स होते हैं ग्रुप ए बी सी डी, उन ऑफिसर्स के अगेंस्ट एज वेल एज दीज बॉडीज, इनके अगेंस्ट जो है लोकपाल के पास जो पावर्स है इन्वेस्टिगेट करने की। देन उसके बाद आता है लोकयुक्त, दैट इज द स्टेट लेवल। तो लोकपाल क्या है, सेंट्रल लेवल, और लोकयुक्त क्या है, स्टेट लेवल, ठीक है। तो स्टेट लेवल के पास देखें, ईच स्टेट सेट अप इट्स ओन ओम्बड्समैन लाइक बॉडी, ठीक है। तो हर स्टेट के पास अपनी ओम्बड्समैन लाइक बॉडी है जो कि स्टेट मशीनरी पे, जो स्टेट के अंदर जो बॉडीज आती हैं उन पे जो है इफेक्ट करेगी और उनके मैटर्स पे इन्वेस्टिगेट कर सकती है। इसके बाद केस लॉज देखें, कॉमन कॉज वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट एम्फसाइज द अर्जेंट नीड टू अपॉइंटमेंट लोकपाल अंडर द एक्ट, ठीक है। तो यहां पर ये केस आप मेंशन करोगे, ठीक है। तो उसके बाद आओ अदर एंटी करप्शन बॉडीज जो इंडिया में वर्क करती हैं, जैसे सेंट्रल विजिलेंस डिपार्टमेंट। तो 1964 में डिपार्टमेंट बना और इसका रोल क्या था, विजिलेंस नाम से क्लियर है कि भाई लोगों पे नजर रखना, जो बॉडीज हैं, जो गवर्नमेंट बॉडीज हैं उन पे नजर रखना। सुपरवाइजेस विजिलेंस इन सेंट्रल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उन पे ये नजर रखते हैं। देन उसके बाद सीबीआई, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो बेसिकली क्या है, इन्वेस्टिगेट मेजर केसेस
ऑफ करप्शन, फ्रॉड एंड क्राइम्स, ठीक है। तो सीबीआई का इन्वॉल्वमेंट तो आप लोगों को पता ही है। देन उसके बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, दैट इज ईडी, आजकल बहुत कॉमन है इस टर्म, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेट मनी लॉन्ड्रिंग अंडर पीएमएलए, ठीक है। देन उसके बाद आओ कंक्लूजन ऑफ दिस टॉपिक। तो यहाँ पर हमारा ये कंक्लूजन हो जाता है और यहाँ पर ये टॉपिक हमारा क्लोज हो जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ हमने यूनिट नंबर 4 को भी खत्म कर लिया। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, ठीक है। अब हमारी जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सब्जेक्ट है वो भी खत्म हो गया ऑफ द सेमेस्टर नंबर 4। अब हम मिलते हैं जल्दी ही किसी और सब्जेक्ट में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर अपडेट्स। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो।